Assalamu alaikum. We're going to start with chapter 11, acids and bases. So in this chapter we'll start with सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है that is the nature of acids and bases. अब सबसे पहले एसिड होता क्या है? एसिड itself ये हमारे पास नेचुरल चीजों में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज, स्पॉइल्ड मिल्क, ये सारे जितने भी सावर टेस्ट आते हैं ना हमारे पास, ये सारे आते हैं ड्यू टू एसिड। ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस होती है और ये एसिड एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स मटेरियल में भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर अभी जैसे अगर हम लोग ऑरेंज की बात करते हैं या लेमन की बात करें या सिट्रस एसिड की बात करें, ये सारे जो है नेचर वाइज हमारे एसिड है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है। फिर हमारे पास एनिमल्स में भी एसिड होते हैं। उसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी हम लोगों ने सुना होता है, दैट इज अवेलेबल इन प्रेजेंट इन सॉफ्ट फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, और ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन सर्कमस्टांसेस में कि वो वीक भी होते हैं, वो डाइल्यूट भी होते हैं। बात ये है कि कुछ एसिड्स, अगर हम लोग वैसे एसिड का नाम सुनते हैं तो इट कम्स एज वेरी डेंजरस, बट सम एसिड्स आर नॉट वेरी डेंजरस, सम आर स्लाइटली कुछ आपके स्किन को भी हार्म करते हैं। कुछ लोगों की ना सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो लेमन यूज नहीं करते अपने लिए। तो इस तरह से कुछ एसिड के नुकसानात भी हो सकते हैं, कुछ एसिड के फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है वो क्रोसिव होते हैं, तो एक उनकी जनरल प्रॉपर्टी तो है, वो क्रोसिवनेस उनकी जरूर आती है। ठीक है, तो जो एसिड अटैक होता है दैट इज आल्सो थ्रू एसिड, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जिसके थ्रू ये अटैक हो रहा होता है, जो भी होता है। बात बस ये है कि एसिड जो है उसके अंदर क्रोसिवनेस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मूविंग ऑन। पर अभी हम लोगों ने अभी एसिड की जनरल एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, बट केमिस्ट्री वाइज वी हैवंट डिस्कस्ड इट येट। पर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कीवर्ड में उसने सही से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, जो कि एच पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है। अगर आप ब्लू ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हो तो वो रेड हो जाएगा, रेड यूज कर रहे हो तो वो रेड ही रहेगा। और इसकी पीएच होती है बिलो 7 की। और जो एसिड्स होते हैं ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। आई नो दीज पॉइंट्स आर समथिंग वेरी न्यू, बट दैट्स हाउ इट इज कि अगर आपने एक सॉल्यूशन है उसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं उस सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब है कि वो एक एसिड है, उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है। और वो प्रोटॉन डोनर होते हैं बिकॉज दे डोनेट प्रोटॉन्स। सो दैट्स हाउ एसिड्स वर्क। और उनकी पीएच जो होती है बिलो 7 होती है, यानी कि 0 to 7 तक की रेंज होती है। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास एथेनोइक, मेथेनोइक, लैक्टिक, सिट्रिक एसिड। और ये इनके फॉर्मूलाज हैं, इनके इवेंचुअली यूज टू हो जाएंगे, हमें समझ आ जाएगी कि कब कब किसको यूज करना है। और ये वीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, वो वीक एसिड्स होते हैं। अब एथेनोइक एसिड है, इसको हम लोग विनेगर में यूज करते हैं। मेथेनोइक एसिड यूज किया जाता है, लैक्टिक को तो हम लोग सोलर मिल्क के लिए यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड हमारे पास अवेलेबल होता है लेमन में, ऑरेंजेस में, बाकी सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जैसे हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कोई भी क्लीनिंग सर्फेसेस वगैरह के लिए बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसके लिए HCl को यूज कर रहे होते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है ये पिछले चैप्टर्स में भी थोड़ा डिस्कस किया गया था कि ये इसको फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी भी वैरायटी ऑफ यूसेज है। और मिनरल एसिड्स जितने भी है ना ये वाले, कार्बोनिक एसिड के अलावा मिनरल एसिड्स बाकी सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको जरा डिटेल में बताती हूँ। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा है और ऑर्गेनिक एसिड का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है। इस तरह से अभी फॉर नाउ हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर अगर इटसेल्फ केमिस्ट्री को छोड़ के हम वैसे इंडिकेटर का वर्ड सुने, तो इंडिकेटर का मतलब होता है कि किसी चीज को इंडिकेट करना, यानी कि डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना। तो इंडिकेटर का यूसेज क्या होता है कि ये चेक करता है कि क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। यहाँ पे उन्होंने और नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी उन्होंने बेस का इंट्रोडक्शन अभी नहीं करवाया, अभी हमें सिर्फ एसिड के बारे में पता है। एक एसिड होता है और एक बेस होता है, कि बेस का इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिकेटर क्या करते हैं, ये बताता है क्या ये एसिड है या एसिड नहीं है। एसिड नहीं है तो वो बेस होगी। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या करता है कि ये आपका कलर चेंज करके आपको दिखाता है कि क्या ये वाकई एसिडिक था या नहीं था। जैसे मैंने बताया लिटमस पेपर को हम यूज करते हैं। लिटमस पेपर एक छोटा सा पेपर होता है जिसको आप अपने सोल्यूशन के अंदर डिप करते हो। जैसे ये एक पेपर आपने लिया और उसको आपने सोल्यूशन में डिप कर दिया, तो लेट्स से ये ओरिजिनली
ब्लू था, ये ब्लू कलर का था। अब जब आप इसको निकाला आपने, तो इतना सा पार्ट जो है वो, इतना सा पार्ट रेड है और ये वाला पार्ट ब्लू है। अब उसने अपना ब्लू से रेड की तरफ कलर चेंज कर लिया, इसका मतलब है कि ये एसिडिक है, क्योंकि अपना उसने लिटमस पेपर पे उसने अपना कलर चेंज कर लिया। लेट्स सी, अगर हम लोग लिटमस पेपर की इसकी पिक्चर देख सकते हैं कोई, इसमें ड्राइंग्स को रिमूव करती हूँ। ये देख, ये लिटमस पेपर था, ब्लू कलर का था पहले ओरिजिनली। हमने इसको एसिड वाले में डाला तो ये नीचे से रेड हो गया, ठीक है। अगर रेड कलर का हमने लिया और उसको हमने एक सॉल्यूशन में डाला जो कि बेसिक थी या बेस थी, तो वो ब्लू हो जाएगा। ये होता है लिटमस पेपर, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स। तो अब हम लोग चलते हैं वापस। एक सेकेंड। ओके, तो ये हमारा बेसिकली इसका था। और भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, थाइमोफ्थलीन है, और फिनोफ्थलीन भी होता है। नहीं, फिनोफ्थलीन नहीं, थाइमोफ्थलीन। यस, वो तो ठीक है, वो तो उसके लिए यूज होता है, सॉलिड टू गैस के लिए। लिटमस, थाइमोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे मेनली ये यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दिया कि सब्सटेंसेस जिनका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, एसिड से बिल्कुल रिवर्स होता है, तो उनको हम बेसिस कहते हैं। बेसिस ब्लू कलर की हो जाती हैं। और हम लोग लिटमस पेपर को, उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन के अंदर सोक करते थे, जैसे मैंने बताया। अगर वो कलर ब्लू हो गया तो इसका मतलब है वो बेस है, अगर वो रेड हो गया तो इसका मतलब है वो एसिड है। इस तरह से ये चलता है। तो अल्कलीज क्या होती हैं? अल्कलाई एक अल्कलाई एसिडिक की ऑपोजिट है, यानी मैंने अभी कहा एसिड होते हैं या बेस होते हैं। तो बेस के अंदर जो सॉल्युबल बेसिस होती है ना, सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलाई कह देंगे। तो जो नॉन सॉल्युबल बेसिस होंगे उनको बेस ही कहेंगे। इस तरह से ये चीज चलती है। और ये एक मेमोराइज करने का एक तरीका भी है कि एसिड रेड, बेस ब्लू। कि एसिड का जो भी लिटमस पेपर का कलर होगा वो रेड हो जाएगा, बेस का जो भी कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। इस तरह से इसको विजुअली जो है अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। और ओके, दैट्स इट आई थिंक। ये हमने, उन्होंने ना एक इंडिकेटर की हमें उन्होंने चेंजेस भी बताए। इन इंडिकेटर के चेंजेस के बारे में पता होना जरूरी है। एक ये जो अभी हमने ऊपर इसके यूसेज पढ़े हैं ना, पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड है। अगर लिखा हो लैक्टिक एसिड तो पता होना चाहिए ये ऑर्गेनिक एसिड है। अगर लिखा हो कार्बोनिक एसिड तो पता होना चाहिए मिनरल एसिड है। और इनके थोड़े बहुत यूसेज जो हैं ये भी थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। कि अगर लिखा जाए कि कोई आप ऑर्गेनिक एसिड का कोई यूसेज बताएं तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेबल है इसके अंदर हमारे पास ये इंडिकेटर गिवन है। हमारे पास लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का कलर रेड होता है एसिड में, एसिड में रेड होता है। अल्कलाई या बेस में कलर ब्लू होता है। और न्यूट्रल कलर, यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, देखो हमारे पास 0 से 14 तक की पीएच स्केल होता है एक। तो जो 7th पे ना हमारे पास न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रल में हमारे पास वाटर सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो अगर हम वाटर के अंदर लिटमस पेपर रखेंगे तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। थाइमोफ्थलीन के अंदर क्या सिचुएशन होती है, अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने थाइमोफ्थलीन जो पेपर है या किस तरह से भी वो इंडिकेटर जो भी यूज होता है, जिस तरह से भी यूज होता है, तो इतना सा पार्ट जो है जो सॉल्यूशन के अंदर है, ये कलरलेस हो जाएगा अगर ये एसिड है। और लेट्स से इसका कलर ब्लू हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये अल्कलाई है। और अगर ये फिर भी कलरलेस है, अगर कलरलेस है सिर्फ, तो हमें नहीं पता चलेगा, थाइमोफ्थलीन से हमें नहीं पता चलेगा कि ये एसिड है या न्यूट्रल कलर है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि वो कलरलेस शो कराता है। इस वजह से लिटमस पेपर एक बेटर इंडिकेटर है देन थाइमोफ्थलीन। इवन अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो मिथाइल ऑरेंज के भी अगर हम लोग यूज करते हैं, तो अगर रेड कलर हुआ तो वो एसिड है, ओके। अब येलो कलर हुआ तो वो अल्कलाई है, न्यूट्रल कलर होगा तो वो ऑरेंज है। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि इसके भी डिफरेंट डिस्टिंक्ट कलर्स हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, पर फिर भी काफी इनकी रेंज जो है रेड टू ऑरेंज टू येलो काफी सिमिलर है, कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या ये एसिड है, न्यूट्रल है या बेसिक है। इसलिए लिटमस पेपर अपेरेंटली सबसे अच्छा जो है इंडिकेटर हमारा यूज हो रहा है। इन सबके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये हमें एक स्पेक्ट्रम देता है, हमें
जब भी हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर करेंगे यूज़ करेंगे ना, तो वो हमें डिफरेंट उनकी एसिडिटी के बारे में भी बताएगा कि कितना ज़्यादा एसिड है, सही है? जैसे हमने लिटमस पेपर ने बताया कि ये ब्लू कलर का हो गया। हमने कहा ओके ब्लू कलर हो गया, ये अल्कली है या बेस है, हमें पता चल गई। पर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगी, तो हम लोग इस चीज़ को यूसेज में नहीं ला सकते। तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो कि हमें एग्ज़ैक्टली बताएगा कि अच्छा ये डार्क ब्लू है, तो ये ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइट ब्लू है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या ग्रीन सा कलर आ रहा है, जो भी है, या ऑरेंजिश जो भी कलर आ रहा है, तो ये उसके बारे में ज़रा स्पेसिफ़ाई करके हमें बता रहा होता है। दोबारा से एक दफ़ा कीवर्ड्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं टू सी इफ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस द कलर बेस्ड ऑन द एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस, जो कि हमें बताता है। जैसे लिटमस, मैंने कहा ना फिनोल्फ्थलीन भी होता है, बट इट वाज़न्ट मेंशन्ड बिफोर, सो आई वेंट विद थाइमोफ्थलीन। उसके बाद लिटमस है। लिटमस हमारे पास एक कॉमन इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर थाइमोफ्थलीन भी है जो यूज़ होता है। फिर मिथाइल ऑरेंज है। फिर बेस का हमें पता होना चाहिए। और अल्कलाइज़ क्या होती हैं? सॉल्युबल बेसेस होती हैं। अगर हमने जब एसिड की बात की, हमने कहा एसिड की पीएच लेस देन होती है 7, तो बेस की पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। इसमें ये अगर एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, तो इसमें ओएच नेगेटिव आयन्स होते हैं। ये अगर प्रोटॉन डोनर है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर, इस तरह से ये इनकी ना डिफरेंस जो है, ये एसिड के बारे में और ये बेस के बारे में इस तरह से किया जा सकता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है, जो कि हमें एग्जैक्टली बता देगा कि कितनी पीएच है या कितनी पीएच नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल में हमें पता चल रहा है जो जीरो है ये बहुत रेड कलर है, जो जितना ज़्यादा वायलेट है वो 14th पे आ रहा है। ये स्ट्रांगली अल्कलाइन है, ये भी स्ट्रांगली एसिडिक है। ये बीच में जो है न्यूट्रल कलर आ गया, जहाँ ग्रीन है वहाँ न्यूट्रल कलर है। और इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर में ना कलर के स्पेक्ट्रम शो हो रहे हैं। जब इस तरह से शो हो रहे हैं, तो इससे हमें आइडिया होगा कि किस तरह से कलर वेरी कर रहा होता है। ठीक है, पीएच स्केल इटसेल्फ क्या है, चलो अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएच स्केल, अगर बात की जाए ना, पीएच स्केल का मतलब एज इन मतलब क्या होता है, तो इफ आई मेरा इट मींस पी ऑफ, वेट में कहाँ गया कर्सर, 1 सेकेंड कर्सर। ओके, वैसे तो पीएच का मतलब यही होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पर हमें इसको जानने की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी इफ़ यू वांट टू नो दैट इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है। इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितनी कॉन्संट्रेशन है एच पॉजिटिव आयंस की। हम सिर्फ कॉन्संट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस ही कहेंगे, हम कॉन्संट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयंस नहीं कहेंगे। पावर ऑफ अगर हाइड्रोजन है, पोटेंशियल या पावर जो भी कहा जाए, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बारे में ही बात कर रहा है, यानी एच पॉजिटिव आयंस की बात ही कर रहा है। तो अगर देखा जाए, एच पॉजिटिव आयंस अगर ग्रेटर है, तो इसका मतलब है वो एसिड है। एच पॉजिटिव आयंस अगर कम है, तो उसका मतलब है वो बेसिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है, या फिर वो न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसकी कम है। तो इस तरह से पीएच स्केल जो है वो इस चीज़ को मेजर कर रहा था। हमारे पास 1 to 14 जो है ये वैल्यूज़ होती हैं। एसिड की वैल्यू पीएच लेस देन 7 होती है, और जितना ज़्यादा एसिडिक होता है, उतनी पीएच कम होती है। ठीक है? जितना ज़्यादा एसिडिक होता है, उतनी पीएच कम होती है। मैं हाइड्रोजन आयंस की बात नहीं कर रही, मैं पीएच की बात कर रही हूँ। एक सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक है जितनी उसकी पीएच कम है, जितने उसके एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है। अगर कोई सब्सटेंस है, वो तब ही उतना एसिडिक होगा जब उसकी पीएच वैल्यू लोअर होगी और उसके एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। सही है? तो ये एक तरीका था जो हमने देखा। हमने देखा कि एक स्केल है हमारा 0 टू 14 या 1 टू 14, कुछ भी कहा जा सकता है। जिसकी रेंज है, जो स्टार्टिंग में एसिडिक है, फिर न्यूट्रल की स्टेट है, और फिर बेसिक की स्टेट है, जिसके अंदर ये पीएच स्केल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो हमें पीएच 7 के बारे में, जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसका हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम वही है ना कि जितना हम लोग उससे पीछे जाए जा रहे हैं, उतना हम लोग एसिडिक हुई जा रहे हैं, जितना हम उससे आगे जाए जा रहे हैं, तो उतना हम लोग अल्कली होते जा रहे हैं। भी कुछ बेसिक हमें सब्सटेंसेस के बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज़्यादा हाईली अल्कलाइन क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और प्योर वाटर या शुगर सॉल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है।
मिल्क जो है वो एसिडिक है पर बहुत लोअर, बहुत लो, लाइक 6.5 इज वेरी वेरी लो एंड 0.0 इज लाइक वेरी डेंजरस, वेरी corrosive, इट्स वेरी हार्मफुल। तो ये चीज, फिर गैस्ट्रिक है जूसेस, फिर लेमन जूस है। तो लेमन जूस भी जो कुछ लोगों को जिनके लिए वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स इट, तो उनको ये इफेक्ट करती है। इवन विनेगर इट्स सो सावर एंड लाइक दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एज वेल कि वो सार होते हैं। और फिर हमारे पास अल्कलाइन में ब्लड आ जाता है, लाइम वाटर आ जाता है, हाउस होल्ड अमोनिया आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाती है, सोडा सोल्यूशन आ जाता है। तो इन सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो यूसेजेस हैं या जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये एसिडिक में है या अल्कलाइन में है, ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा या पुअर एसिडिक है। इस तरह की बेसिक चीज़ें थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड corrosive? corrosive का मतलब क्या है कि इट सिंपली मींस इट्स समथिंग दैट, इसको सिंपली जब भी एक्सप्लेन करते हैं ना तो इसको ईट्स थिंग्स अवे, इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। व्हाट इज corrosive? corrosive is something that will eat the thing. लेट्स से अगर आपके पास एक पीस ऑफ फैब्रिक है, ओके, लेट्स से समथिंग लाइक दैट, अब इसके ऊपर अगर एसिड गिरा है तो ये वाली चीज जो है वो खोखली हो जाएगी, एज इन खाली हो जाएगी। आपकी शर्ट ये होगी बाकी, पर यहाँ से ये खाली हो जाएगी। दैट विल हैपन ड्यू टू एसिड जो कि उसके ऊपर गिरा है। तो एसिड क्या करता है, वो चीज़ों को खा लेता है या ख़त्म कर देता है, उसकी एग्जिस्टेंस को फिनिश कर देता है। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि एसिड एक मॉन्स्टर है जो कि ये चीज़ें खा जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज और लेमन जूस? आई वोंट गो बैक एंड टेल यू कि क्या था, हम उसको क्वेश्चन देखेंगे नहीं, पर अब हम खुद सोचेंगे। हमने ऑर्गेनिक एसिड था ये, डेफिनेटली ऑर्गेनिक एसिड है ये, क्योंकि प्लांट से आया है। प्लांट या एनिमल से कुछ भी आए तो वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक एसिड था, हमने लैक्टिक एसिड की बात की, हमने एथेनॉइक एसिड की बात की, हमने एक और एसिड की बात भी की थी, दैट वाज सिट्रिक एसिड। लेमन, ऑरेंज, इस तरह के जो रिलेटेड होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विनेगर के अंदर हमारे पास ये मिनरल एसिड आएगा, ठीक है। इससे हमें ये एथेनॉइक एसिड हमें मिलता है। नहीं, विनेगर इज नेचुरल आई थिंक, लेट्स कंफर्म। ओके, विनेगर इज ऑर्गेनिक, सो इट इज एथेनॉइक एसिड। तो हमारे पास ये है एथेनॉइक, मेथेनॉइक, लैक्टिक, सिट्रिक, these four. And then for mineral we have carbonic, hydrochloric, nitric, sulfuric, phosphoric. There are more. It's not like it's not the only part, but एक certain explanation के लिए these are sufficient points. So question number 2 says methyl orange is an indicator. What does this mean? It means that simply कि ये color ये हमें कलर बताता है या हमें डिटेक्ट कर पाते हैं हम थ्रू इट्स यूसेज वी कैन इजीली डिटेक्ट कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। सो वी विल से मिथाइल ऑरेंज is a substance which changes its color depending upon depending on depending on whether the solution is acidic or basic। ओके, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 ए, इसका ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सॉल्यूशन एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल इफ इट्स pH is 11? If the pH is 11, then it is alkaline. Definitely it's alkaline. So this is alkaline. If it is 7, then it is neutral. If it is 8, it is also alkaline क्योंकि ये pH greater than 7 है, और अगर 3 है तो ये acidic है। Which solution is अब मैं इसको रिमूव करती हूँ क्योंकि मुझे अब नजर नहीं आ रहा नीचे वाला क्वेश्चन। Which solution is more acidic, an acid with a pH of 4 or an acid with a pH of 1? pH of 1 is definitely more acidic than pH 4, ठीक है। 1 most acidic है, 14 most basic है। इस चीज को याद रखना है, और उनके जितना वो इधर से दूर आते जाएंगे अपनी वैल्यू से, उतने वो न्यूट्रल स्टेज की तरफ जाते रहेंगे।
तो pH 1 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत टाइम्स ज़्यादा जो है वो एसिडिक है कंपेयर टू pH 4। ओके, नेक्स्ट वी हैव acid and alkali solutions, the importance of hydrogen and hydroxide ions। अब ये थोड़ी बात जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि हाइड्रोजन आइंस जो है वो H पॉजिटिव जो आइंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लिटमस को रेड कर देते हैं। और हमने रेड के लिए क्या पढ़ा था? रेड एज इन एसिड, इस तरह से हमने पढ़ा था, सॉरी इस तरह से था, एसिड था नीचे और रेड ऊपर था, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि एसिडिक ये प्रॉपर्टी है ना, कि उसका एच पॉजिटिव आयंस के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, और जहाँ पे OH नेगेटिव आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस की बात कर रहे हैं तो वो अल्कलाई की बात हो रही है, क्योंकि अल्कलाई लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। अब एक ये डायग्राम से अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन आयंस है और एक तरफ OH नेगेटिव आयंस है, दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो इक्वल है। प्योर वाटर के अंदर दोनों के नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ आयंस जो है वो इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, इसलिए जो पीएच है वो भी 7 है। यहाँ पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब है वो सोल्यूशन एसिडिक की तरफ है, क्योंकि उसकी पीएच लेस देन 7 है, लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। और अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट ज्यादा है देन हाइड्रोजन आयंस, तो इसका जो है वेट हैवी हो जाएगा इस साइड पे, तो यानी कि ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसकी पीएच हायर देन 7 बन रही है और इसका लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमारे पास आयंस हैं जो कि प्रेजेंट है, एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये अब देखो कॉस्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटैश कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है, और अमोनिया सोल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इनकी जो है वैल्यूज, इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं, इनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लेट्स से एक P4 का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हो कि लाइम वाटर इज बीइंग यूज्ड, लाइम वाटर इज बीइंग यूज्ड इन सच एंड सच थिंग, बट कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ लाइम वाटर का। सो दैट इज व्हाट दे नो, कि दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी डोंट हैव टू टेल यू अबाउट इट दैट लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फर्दर, अब अल्कलाइज के बारे में हमने पढ़ लिया, अल्कलाइज एग्जिस्ट करते हैं, हमने बेसिस के बारे में पढ़ लिया कि बेसिस एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या होते हैं। पर अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, यानी कि अल्कलाइज और बेसिस का रिएक्शन होता है, तो अब क्या प्रोड्यूस होगा, ये क्या अब हमारे पास रिएक्शन हो रहा होगा। तो हम लोग जब भी अल्कलाइज और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूट्रल और न्यूट्रलाइजेशन किस वर्ड से निकले? न्यूट्रल से। हम पीएच स्केल के अंदर भी बात करें तो हमने कहा एक तरफ एसिडिक है, एक तरफ बेसिक है, तो दरमियान में क्या था? न्यूट्रल। तो यानी कि अगर हम लोग इन दोनों की एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो स्टेट प्रोड्यूस होगी वो न्यूट्रल स्टेट होगी, यानी कि हमारे पास एक ईस्ट और वेस्ट का एक दरमियान वाला सिचुएशन हमारे पास अकर हो जाएगी। तो हमारे पास अगर ये H पॉजिटिव आइंस है, OH नेगेटिव आइंस है, तो वो H2O फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एज इन वो न्यूट्रल स्टेट में जा रहा है। तो ये हमारे पास हो रहा है। अब क्या है के बाद हमारे पास जो है, अगर हम देखें कि अ, अगर अगर हमारे पास सारे मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि कोई मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, MgO या कोई भी, ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड है, इट वाज फाउंड जो है, जब वो कंबाइन करते हैं तो दे वुड न्यूट्रलाइज द एसिड्स, वेदर वो डिसॉल्व हो वाटर में या ना हो, ठीक है। तो सॉल्युबल अल्कलाइज जो होते हैं वो सिर्फ एक, मतलब टोटल अगर ये सारी बेसिस हैं, बेस के अंदर एक छोटा सा पार्ट है अल्कलाई का, सारे पार्ट सारे अल्कलाई नहीं है। सो यू कैन से दैट ऑल bases, wait, all alkalis are bases but not all bases are alkalis. So this is a statement that you have to understand. So एक बेसिक अगर हम लोगों ने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बनानी होती है तो हम यही बात करते हैं कि एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर की जो है स्टेट फॉर्म होगी। जैसे मैंने बात की कि सारी बेसिस जो हैं
वो अल्कलाइज़ नहीं हो सकती, पर सॉल्युबल बेसिस जो है वो बेसिस भी हैं। और न्यूट्रलाइज़ेशन के बारे में हमें पता है कि जब एक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आप हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन नहीं, हाँ, ये कंबाइन होता है तो हमारे पास एक न्यूट्रलाइज़ेशन स्टेट जो है वो अकर हो रही होती है। एंटासिड्स क्या है? दीज़ आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड मेडिकली टू ट्रीट इंडाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। तो हम लोग इसको देख रहे होते हैं। फर्दर हमारे पास अब प्रॉपर्टीज़ है अल्कलाइज़ और बेसिस की। अल्कलाई ये एक जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्कस हो रही होती हैं। अल्कलाइज़ क्या होती है? वो सोपी होते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर अल्कलाइज़ जो है हमारे साथ हमारी यहाँ पे इवन ये भी मेंशन है कि जब हमारे हमारे ऑयल के साथ जो हमारी स्किन पे होता है तो वो एक सोपी जो है हमें टेक्सचर फ़ील होता है। ये सावरी होता है, सावरी जो भी कहा जाए। और इसको ईज़िली वॉश अवे भी किया जा सकता है। और नहीं सॉरी, ये अल्कलाइज़ नहीं सावरी होते हैं, एसिडिक सार होते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग थोड़ा-सा फर्दर डिस्कस कर भी चुके हैं, तो उसको भी साथ-साथ लेकर चलेंगे। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन में बेसिस भी काफ़ी रिएक्शन कर रहे होते हैं। इनके रिएक्शंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी हमने फर्दर आगे पढ़नी है। ये कुछ जैसे एक ओवरव्यू सा है जो अभी तक इस इतने से पोर्शन में दिया गया है। फर्दर हमारे पास ये कुछ जैसे अभी ऊपर हमने एक टेबल देखा था अबाउट एसिड्स, ये उसी तरह हमारे पास बेसिस का या अल्कलाइज का जो है वो टेबल है कि हमारे पास एक अल्कलाइज है, ये कुछ अल्कलाइज हैं। वो क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक हैं, किस तरह की उनकी नेचर है और उनकी क्या क्या यूसेज हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ये सारे उसकी यूसेज जो है वो यहाँ पर गिवन है और मेंशन्ड है। यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन एक्चुअली लर्न देम एज वेल। सो अल्कलाइज आर समथिंग जिसके बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ लिया हुआ है। तो एसिड के बारे में भी हमें आइडिया हो गया है, बेसिस के बारे में भी आइडिया हो गया है। बेसिस इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में और अल्कलाइज सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। बस ये फ़र्क है बेसिस और एसिड्स में। तो हमारे पास अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन 4 करते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड? इट इज़ H2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ HCl. With what statement can we make about the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in water? वाटर क्या है? वाटर न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि उसके जो OH नेगेटिव आयंस हैं और H पॉजिटिव आयंस हैं वो बैलेंस्ड, so you can say that they are balanced. तो ये है। अच्छा, बी पार्ट में हम क्या कहेंगे? विच आयन इज इन एक्सेस इन द सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कलाई? अल्कलाई के अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं, हमने कहा था कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होगी फॉर अल्कलाई कि OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे किसकी एक्सेस है? हाइड्रोक्साइड आयंस की। और OH नेगेटिव भी लिखा जा सकता है। बोथ वेज विल बी करेक्ट। Which ions are present in nitric acid solution? तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, क्योंकि ये एसिड है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होंगे और नाइट्रिक की वजह से नाइट्रेट आयंस भी जो है हमारे इसके अंदर अवेलेबल होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस हैं तो इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, यानी कि OH नेगेटिव आयंस होंगे, OH नेगेटिव आयंस होंगे और साथ ही साथ कैल्शियम आयंस भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक कैटायन होगा एक एनाइन होगा, दोनों ही चलेंगे ना। तो मैं इसको ना रेज़ करती हूँ, इसे लिखती हूँ H प्लस NO3 2 नेगेटिव, इसके लिए से हो जाएगा कैल्शियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास OH नेगेटिव आयंस होंगे और हमारे पास अमोनियम आयंस होंगे NH4 प्लस। तो इस तरह से कैटायंस और एनायंस जो है ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अल्कलाइज? तो इसके अंदर अगर हम देखें जिंक ऑक्साइड, ये कोई अल्कलाई नहीं है, ये ऑक्साइड है सिंपली, तो ये नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड नो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइज हाइड्रोक्साइड के ऊपर बेस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक आंसर होगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड होगा। कभी हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ अल्कलाई कभी भी नहीं देखा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी कोई हमारे पास आंसर नहीं रहेगा। तो हमारे क्या आंसर होंगे? एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो जो हैं हमारे आंसर होंगे। ओके, अब हम लोग मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी एसिड एंड बेस ऑक्साइड्स, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है। कि अगर हमारे पास ये हमारे पास जो है एसिडिक ऑक्साइड है, जब
plus O2 will form SO2, C plus O2 will form कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स है। कि जब हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी किया कि जब हमने वाटर को गैस चार्ज में ऐड किया तो उसके अंदर उस सारी गैसेस भी अवेलेबल थी, और उस गैसेस के थ्रू जब उसको चेक किया गया तो उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। इसका मतलब है उसके अंदर एसिडिक नेचर है या उसके अंदर एसिडिक आयंस हैं। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, these are the product of burning non-metals to produce acidic oxides। और जो बर्निंग मेटल जो है वो ऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे अगर वो डिसॉल्व होते हैं और उनका लिटमस पेपर में ब्लू कलर आता है तो वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कलर जो कि हमें इफेक्ट हमें लिटमस पेपर लिटमस टेस्टिंग से हमें शो हो रहा है। हमने हमारे पास सल्फर था, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो सल्फर जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ ही हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, हमारे पास कलरलेस गैस बन रही है। और ये लाइट ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न कर रहा है। ये वाली चीज तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के नोट्स पे भी नजर आती है, वहां पे भी ये मेंशन है। और ये क्या करता है कि लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी कि वो एसिडिक नेचर दिखाता है। फॉस्फोरस जो है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है और इसका व्हाइट सॉलिड फॉर्म हो रहा होता है, ये भी एसिडिक नेचर है। कार्बन जो है वो रेड होता है, ये कलरलेस गैस होती है, ये भी एसिडिक है। बाकी अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये तीनों जो है ये हमारे पास बेसिक नेचर जो है वो शो करा रहे हैं। आयरन और कॉपर जो है ये हमारे पास डिसॉल्व नहीं हो रहे, ये इनसॉल्युबल बेसिस हैं। आयरन और कॉपर ऑक्साइड्स जो है, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स that will react with bases and dissolve in water to produce acid solutions। और बेसिक ऑक्साइड क्या है? कि ऑक्साइड ऑफ मेटल that will react with acids। तो इस तरह से हमारे पास बेसिक ऑक्साइड आता है और एसिडिक ऑक्साइड आता है। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स, बेसिक ऑक्साइड मेटल्स। इस चीज को याद करना है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एसिडिक ऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स एंड बेसिक ऑक्साइड इज ऑक्साइड ऑफ अ मेटल। मूविंग ऑन, हमारे पास अब न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को अगर हम लोग देखें तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसे स्टेज में है कि ये दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रल से पहले अगर मैं एम्फोटेरिक की बात करूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो गए कि वो दोनों में, दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक रूल नहीं है। वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, उनका कुछ इस तरह से चल रहा होता है। अब हमारे पास जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं ये बहुत कम होते हैं, जैसे हम लोग इनके बारे में भी ना ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सही है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स आ जाएंगे। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और उसी के अंदर हमारे पास न्यूट्रल भी आएंगे, यानी कि नॉन मेटल विल हैव एसिडिक as well as neutral। metal oxide will have amphoteric and basic oxides। अब मैं फर्दर बताती हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि हमने इसकी बात की थी कि ये मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। जो जो बेसिक ऑक्साइड है वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक में ये होता है कि वो आइदर एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। और सॉल्ट एंड वाटर वो फॉर्म कर रहा होगा। जैसे हमारे पास जिंक एक और एल्यूमिनियम, ये बहुत एक कॉमन जो है एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसकी ये फर्दर ये एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म हुई हुई हैं, अगर हम उसको चेक करें तो इसमें अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में है, एग्जांपल में है ये एसिड है, और सॉरी ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया। अब यही जिंक ऑक्साइड है, ये अब अल्कलाई के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या एक्ट कर रहा है? एज एन एसिड। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या है? एज अ बेस एक्ट कर रहा है। तो तब भी ये वर्कआउट कर रहा है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है कि अभी क्योंकि ये अल्कलाई है तो ये एज अल्कलाई, ये एज एन अल्कलाई नहीं, ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। अब यहीं पे अगर यहाँ पे एसिड होता तो ये Al2O3 जो है ये एज अ बेस एक्ट कर रहा होता। इसके ऊपर कहीं उन्होंने देनी चाहिए थी एक और एग्जांपल इसकी भी, पर ठीक है। अच्छा एक चीज और कि जो भी हम लोग सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे उसने बात की कि सॉल्ट्स जो भी
सॉल्ट जो भी रिएक्शन से बनते हैं थ्रू दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर सॉल्युबल, और उनके जो एंड पे 8 आता है, दैट इज बिकॉज 8 मींस उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फिर आइड आइड इस तरह की जो एंड पे ना ये आती है, जैसे फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, इस तरह से डिफरेंस आता है, जिससे पता चलता है कि ऑक्सीजन एक एक कम होता जाता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन होती है जिसके बारे में ये बाद में डिटेल में बात होगी भी। तो इस तरह से ये चल रहे होते हैं हमारे पास। मैं अगर इसको कहीं से कंफर्म करके बताती हूँ, एक स्पेस भी थोड़ी सी निकाल लेते हैं इस पेज पे कहीं। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने बताया कि एक टर्म होती है, अगर हम लोग फॉस्फेट लिखें तो क्या है इसमें, फॉस्फेट। फिर हमारे पास एक आती है फॉस्फाइड, फिर एक हमारे पास आएगी फॉस्फाइड। फॉस्फेट जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है PO3 3 नेगेटिव, और फॉस्फाइड होता है P3 नेगेटिव। तो कहीं पे अगर 8 नजर आए, इसका मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन है। 8 का मतलब है उससे एक ऑक्सीजन लेस। 8 का मतलब है उसमें नो ऑक्सीजन, ठीक है, नो ऑक्सी। तो ये इस तरह से है, हमारे पास ये यूज हो रहा होता है 8 आइट और आइड की तरह। ओके, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। एम्फोटेरिक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोक्साइड या मेटल होता है, जो कि एज अ एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। अच्छा, व्हाट कलर इज द सल्फर व्हेन सल्फर इज द फ्लेम व्हेन सल्फर बर्न्स। तो ये हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस के नोट से भी हमें पता चल जाएगा, पर इसका कलर ब्लू होता है। राइट द सिंपल, बट ये थोड़ी सी बेसिक जो फ्लेम्स हैं उनके टेस्ट को याद भी हो जाने चाहिए, क्योंकि P4 में अगर ये सवाल आता है तो P6 का तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे ना, इसलिए। राइट द सिंपल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो इसका इक्वेशन जो है ना, इसमें अब ख्याल रखना है कि वो सॉलिड स्टेट्स भी लिख लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस है, तो ये क्या बनाएगी, SO2 जो कि गैसियस फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड बना देगी। फिर राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर। तो वर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो इस तरह से ये सिंपली लिखा जाएगा। Next question is question number 8 says define the term amphoteric oxide. Write the balance symbol equation for the reaction of aluminum oxide with hydrochloric acid and sodium hydroxide. Okay. और फिर उसने, अच्छा इसने ये कहा है, फिर आगे उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड राइट द वर्ड एंड सिंबल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, इसका जो है डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे स्पेस की थोड़ी लिमिटेशन है। Give me a minute. I'll I'll come back to this part. ओके, मैंने ना इसको इधर स्विच कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके, डिफाइन द टर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हमने अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एक्सप्लेन करना है, सो इस तरह से करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द वन दैट विल, वन सेकंड, one that will neutralize neutralize both the acid and an alkali to give salt and water as products, ठीक है। ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहता है। अब उसने नेक्स्ट उसने कहा है राइट द बैलेंस सिंबल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। मैं ना इसको ना इससे लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या बनेगी, Al2O3, ये सॉलिड होगा, प्लस हमारे साथ हमने क्या बनाना है, HCl के साथ। तो एक उसने कहा HCl के साथ, एक उसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Al2, तो ये तो हमारे पास एक्वस ही होगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, AlCl3 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से L ले लेंगे, यहाँ से Cl ले लेंगे, तो LCl3 बन जाता है, ये एक्वस होता है, और साथ में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, और एक और इक्वेशन भी लिख लेते हैं, या पहले इसको बैलेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो,
यहाँ पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास 1 एल है, 3 सीएल है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो ये इसको ठीक करना है ना, ये 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे हम लोग, बल्कि नहीं, सबसे पहले जब भी कोई इक्वेशन को बैलेंस करना होता है ना, सबसे पहले इस तरह के एल्यूमिनियम या जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, उनको करते हैं बैलेंस। तो अगर यहाँ पे एल है, यहाँ पे 1 एल है, यहाँ पे 2 एल है, हम 2 को तो 1 नहीं कर सकते, 1 को 2 जरूर कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये 2 एल हो गया, बैलेंस हो गया। Cl3 जो है ये 6 हो गए, बल्कि अब ये 6 हो गए। अब इसको बैलेंस करते हैं फर्स्ट वाले के साथ, तो हम यहाँ पे 6 HCl लगा देंगे। क्लोरीन को सेकंड नंबर पे हमने चेंज किया, इसने क्या इफेक्ट किया कि ये 6Cl हो गए और H भी हमारे 6 हो गए। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2H हो गए, तो 2H को बैलेंस करने के लिए अब 3 यहाँ लगा देंगे, तो 3 × 2 ये 6 हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये 2 3 6 6 2 3 6 6 ये बैलेंस हो गई है पूरी इक्वेशन। Al2O3 plus 6HCl will form 2AlCl3 plus 3H2O। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या बन जाएगी, Al2O3 सॉलिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस हो गए। अब इसका जो सॉल्ट है वो डिफरेंट फॉर्म होगा डेफिनेटली, हमारे पास सोडियम का जो है यहाँ पे यूज होगा एज अ कैटाइन, और हम लोग यहाँ से ALO जो है इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास NaAlO2 जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये एक्वस होगा डेफिनेटली, क्योंकि सॉल्ट और फिर साथ में H2O लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, हमारे पास 2Al है, 3 ऑक्सीजन नहीं 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 सोडियम है और 1 ही हाइड्रोजन भी है। और यहाँ पे हमारे पास 1 सोडियम है, 1 एल है, 3 O2s हैं, 3 O's हैं ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करना चाहिए, तो सोडियम दोनों तरफ सोडियम ही है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एल्यूमिनियम को सेव करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसकी वजह से क्या चेंजेस आए कि सोडियम भी हमारा 2 हो गया और जो ऑक्सीजन है वो हमारे 4 हो गए हैं, यानी 4 + 1 5 हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे भी 2 सोडियम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। अब इसने क्या इफेक्ट किया कि ये तो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे 2 + 3 यानी कि 5 हो गए, एक ऐड हो गया ना, और हाइड्रोजन भी जो है वो 2 हो गए। ओके, अब देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये भी 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये वाली इक्वेशन भी जो है हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसने किया है कि नेम 1 एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड एंड राइट द वर्ड एंड सिंबल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब एक मेटल हाइड्रोक्साइड, अब एल्यूमिनियम के तो बारे में हमने बात कर ली, तो हमें एक मेटल हाइड्रोक्साइड जो है हम जिंक को यूज कर लेते हैं, ZnHOH ट्वाइस, इस जिंक हाइड्रोक्साइड हमने यूज कर लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब यूज किया, तो जिंक हाइड्रोक्साइड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा ना कोई भी एक, तो हमने जिंक हाइड्रोक्साइड कर दिया नेम, और उसने कहा एंड राइट द वर्ड एंड सिंबल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो कंबाइन होगी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी बेस है, और ये फॉर्म कर देगा सोडियम जिंकेट। और अगर हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो सोडियम एल्यूमिनेट हो जाता, इसलिए सोडियम जिंकेट है यहाँ पे, और फिर वो साथ में वाटर फॉर्म कर रहा है। इसकी जो इक्वेशन होगी दैट वुड बी जिंक OH ट्वाइस, बल्कि इसको लिखते हैं, टाइप करते हैं, टाइप नहीं करते हम, इसको लिखते हैं क्योंकि वो ज्यादा सही रहता है। तो इट वुड बी जिंक hydroxide which will be solid plus NaOH which is aqueous, then Na2
Na2ZNO2 ये फॉर्म होगी, ये भी एक्वस होगा, सोडियम जिंकेट और प्लस H2O लिक्विड। इस तरह से ये फॉर्म हो गया। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है यहाँ पे जिंक। अब मैं इसको जल्दी से खुद ही बैलेंस कर देती हूँ क्योंकि ना लिखने की जगह नहीं है, बट आई थिंक यू हैव एन आइडिया कि किस तरह से जो है इसको बैलेंस करना है। तो इस तरह से ये जो है ये क्वेश्चन 8 और 9 जो है वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम वापस चलते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक है। बाकी 11.2 से अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो ये वाला भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग जो है इस चैप्टर की होगी है। 11.2 विल बी कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।